लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का तूफानी प्रचार। गुजरात में प्रचार का शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बनासकांठा और साबरकांठा में प्रधानमंत्री की रैली। दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री की रैली बनासकांठा में रहने वाली है और साबरकांठा में शाम 5:15 पर प्रधानमंत्री की रैली रहने वाली है। तो प्रधानमंत्री अब चुनावी प्रचार का आगाज जो है वो करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी प्रधानमंत्री की सभाएं रहने वाली है। महाराष्ट्र के माठा, धाराशिव, लातूर में प्रधानमंत्री की रैली रहेगी। तेलंगाना में के जहीराबाद में प्रधानमंत्री प्रचार करेंगे। तूफानी चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री का रहने वाला है। तीसरे फेज के लिए ये चुनाव प्रचार जो है वो अब लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें पिछले 10 में प्रधानमंत्री ने किस कदर काशी के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। अब आपको इसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। गेरुआ वस्त्र धारण करके शंख बजा रहे शख्स का नाम है शंभू निषाद। शंभू निषाद पेशे से एक नाविक है, लेकिन खास बात यह है कि शंभू निषाद ने अपने घर के आंगन में मोदी का मंदिर बनवा लिया है। शंभू निषाद का कहना है कि पीएम ने काशी के लिए वो काम किया है जो अब तक किसी ने नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री इन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो काम कर दिए, ये कोई भविष्य में कोई ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं कर सकता है, न कभी कोई करने वाला है। जो इन्होंने हमारे काशी के लिए गंगा घाट बना दिया और विशाल मंदिर कॉरिडोर, गंगा सफाई और इतने लोगों को रोजी रोटी यहाँ पे हम लोग को दिए। इनकी वजह से हम लोग का परिवार चलता है और हम नाविक समाज के लोग जिनके पास एक नाव था, वर्तमान के समय में उनके पास 5 नावें हैं, किसी के पास 6 नावें हैं, किसी के पास होटल हो गया है। हर एक आदमी को यहाँ रोजगार हमारे काशी में मिल रहा है इनकी वजह से। शंभू निषाद के मुताबिक विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से नाविकों के रोजगार में बढ़ोतरी हुई है और इसका सीधा श्रेय पीएम मोदी को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। ओवैसी के गढ़ में आज अमित शाह का रोड शो रहने वाला है। हैदराबाद में रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल आज ये रोड शो रहने वाला है हैदराबाद में। ओवैसी का गढ़ माना जाता है हैदराबाद में, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच रहे हैं और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में खासकर खुशी देखने को मिल रही है। माधवीलता जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, यहां से उनके समर्थन में आज वोट की अपील करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। तो इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है क्योंकि अभी तक ओवैसी इसे अपना गढ़ मानते आए हैं और यहाँ पर ओवैसी की जीत होती हुई नजर आई है। लेकिन इस बार बीजेपी ने माधवीलता पर दांव खेला है और माधवीलता पर दांव खेलने के बाद बीजेपी काफी आश्वस्त है कि इस बार ये सीट जो है वो बीजेपी के खाते में ही जाएगी, क्योंकि महिलाओं में जो है माधवीलता को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने अपने 4 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अमेठी और रायबरेली अभी तक यहां पर कोई भी प्रत्याशी क्लियर नहीं हुआ है। कांग्रेस ने हरियाणा के गुड़गांव सीट से राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट से आनंद शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से सतपाल रायजादा को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सीट से भूषण पाटिल कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या दौरे पर रहेंगी, जहां वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगी और आरती में शामिल होंगी। इसके बाद सरयू पूजन करेंगी, फिर अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक रामलला के दर्शन करेंगी और आरती में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर जिले में सुरक्षा जो है वो सख्त घेरे में है। एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर और सरयू तट तक आधुनिक असलहों से लैस जवान जगह जगह मुस्तैद रहेंगे, जिसके लिए एक दिन पहले ही पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा एजेंसी और अन्य जवानों के साथ रिहर्सल भी की है। माँ सरजू जी ही बताती हैं कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि यही है। भगवान श्री राम ने अपने मुखारविंद से लंका विजय के उपरांत लौटते हुए अपने सखाओं को बताया कि जन्मभूमि ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन। उसका अनुमोदन करते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदया जी माँ सरजू जी का पूजन पहले करेंगी, अभिषेक करेंगी और माँ सरजू जी की आरती करेंगी। फिर उसके बाद भगवान रामलला का दर्शन करके अपने गंतव्य स्थल को प्रस्थान करेंगे। राम मंदिर, मंगलसूत्र, शक्ति और विरासत टैक्स के बाद अब आरक्षण का मुद्दा चुनाव पर हावी नजर आने वाला है
और बीजेपी और कांग्रेस दोनों आरक्षण पर इस तरह एक दूसरे को घेरने में लगी है कि तीसरे चरण के मतदान में आरक्षण पर ही आर पार हो सकता है। ये शाहजादे और उनकी चौकड़ी बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंक रही है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी की जानकारियां हमेशा सीमित रहती हैं, जो उनको पढ़ा दिया जाता है वो बोलते रहते हैं। 400 सीट इसीलिए मांग रहे बीजेपी, आपका SC, ST, BC, OBC रिजर्वेशन हटाने के लिए। आरक्षण पर घनघोर घमासान मचा है। हर नेता के मुंह पर आरक्षण शब्द चढ़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, JP नड्डा, लालू यादव, राजनाथ सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, स्मृति ईरानी, पक्ष और विपक्ष के एक से बढ़कर एक नेता आरक्षण के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। प्रधानमंत्री अपनी हर रैली में कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने पर कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कर्नाटक में धर्म के नाम पर आरक्षण देकर बाबा साहब अंबेडकर की पीठ में छुरा घोंपा है। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, OBC का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। कर्नाटक में मुसलमानों को OBC कोटे के तहत आरक्षण मिलता है। इसी बात पर प्रधानमंत्री कांग्रेस पर आक्रामक हैं। मगर ये आरक्षण आज से नहीं, 3 दशकों से लागू है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है कि आरक्षण पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है, मगर राजनीति गरमाई हुई है। न्यूज 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को खरी खरी सुना दी। धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में नहीं है, कैसे करेंगे हम? आप ये कह रहे हो संविधान में नहीं बदलना है, संविधान नहीं बदलना चाहिए, और आप दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हो। धर्म के आधार पर हम आपको आरक्षण देंगे, धर्म के आधार पर हम आपको प्रायोरिटीज देंगे, कैसे संभव है? राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार में बीजेपी पर आरक्षण और संविधान खत्म करने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस के सभी नेताओं से चुनाव प्रचार के दौरान संविधान साथ लेकर निकलने को कह दिया है। प्रधानमंत्री ने भी तीसरे चरण के मतदान में मैदान में मौजूद अपने उम्मीदवारों से कांग्रेस के मुस्लिम आरक्षण के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति को बेनकाब करने के लिए चिट्ठी लिखी है। राहुल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मगर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने उनके ज्ञान पर ही सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी की जानकारियां हमेशा सीमित रहती हैं, जो उनको पढ़ा दिया जाता है वो बोलते रहते हैं, उस पर मैं क्या जवाब दूं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीजेपी से पूछ लिया कि अगर वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है तो जातिगत जनगणना का विरोध क्यों करती है। बीजेपी लोग ये कह रहे हैं कि इस बार 400 सीट इसीलिए मांग रहे बीजेपी, आपका SC, ST, BC, OBC रिजर्वेशन हटाने के लिए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी के जीतने पर मुस्लिम आरक्षण खत्म होने का राग अलाप रहे हैं। बीजेपी अगर खुदा ना खास्ता दोबारा बरसर इख्तिदार आती है तो आपका यानी मुस्लिम अक़लियत का रिजर्वेशन खत्म करेगी। रिजर्वेशन खत्म होगा तो जो गवर्नमेंट के मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA कॉलेजेस में जो एडमिशन मिलता 4% का खत्म करेगी। नौकरियां मिलती है कांस्टेबल की, खत्म हो जाएंगी। लालू यादव ने भी ट्वीट किया है कि बीजेपी दलितों और पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरी खत्म करना चाहती है। विपक्ष बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश का आरोप लगा रहा है, तो बीजेपी ने कांग्रेस के मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बना लिया है। और चलिए आगे बढ़ते खबर अजमेर से आपको देते हैं, जहां पर टेम्पो चालक से लूट की वारदात
10 लाख रुपए लूटे गए हैं। टेम्पो चालक की आंख में मिर्ची झोंककर 10 लाख रुपए लूटे हैं। लाटपुरा पुलिया के पास वैन लगाकर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। गेगल थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। तो टेम्पो चालक से 10 लाख की लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। 10 लाख रुपए लूटकर ये बदमाश फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आंख में मिर्ची पाउडर डाला और 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। और अब खबर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से है, जहां योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हो गया है और बीजेपी ने इस मामले पर हमले का आरोप जो है वो टीएमसी पर लगाया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं की बस पर पथराव किया गया, जिसमें बस का शीशा भी टूट गया है और कुछ बीजेपी कार्यकर्ता इसमें घायल भी हुए हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ से आपको देंगे, जहां पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान चलाया है, जिसमें उन्हें बड़ी सफलता भी मिली है। आपको बता दें, अबूझमाड़ के जंगलों में मंगलवार यानी 30 अप्रैल की सुबह से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में अब तक 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में 2 महिलाएं भी शामिल है। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने 2 कट्टर नक्सली DVCM यानी डिविजनल कमेटी मेंबर को भी मार गिराया है और मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों को एक AK-47 के अलावा भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और देखिए, आमेर महल में हाथी सवारी का समय बदला है। गर्मियों में आमेर महल में हाथी सवारी के समय में बदलाव किया गया है। आज से सुबह 7 से 10 तक ही यह हाथी की सवारी होगी। मई और जून में सुबह 7 से 10 तक होगी हाथी की सवारी और जुलाई से सितंबर तक सुबह 7 से 11 तक होगी हाथी की सवारी। तो अगर आप हाथी की सवारी करने के लिए आमेर महल जा रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है मई और जून में, क्योंकि भीषण गर्मी होती है। ऐसे में सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ही आप हाथी की सवारी कर सकते हैं। और गर्मियों की छुट्टी में अगर आप धार्मिक यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आपने अभी तक रामलला के दर्शन नहीं किए तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के लिए सीधी रेल शुरू कर दी गई है, लेकिन अब IRCTC और NWR ने मिलकर इन छुट्टियों में आपको 4 बड़े धाम ले जाने की तैयारी कर रहा है और पहला धाम ही रामलला है। अगर गर्मियों की छुट्टियों में आप धार्मिक यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो फिर खुश हो जाइए, क्योंकि IRCTC और NWR दोनों ने मिलकर आपको 4 बड़े धामों की यात्रा कराने की जिम्मेदारी ली है, जिसमें पहला धाम होगा अयोध्या का रामलला मंदिर। 17 मई से उदयपुर से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। ये रेल उदयपुर से श्रद्धालुओं को लेकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर होती हुई जयपुर से भी श्रद्धालुओं को लेकर रामलला के दर्शनों के लिए जाएगी। इस स्पेशल ट्रेन में 4 धामों की यात्रा प्रस्तावित है। यह स्पेशल ट्रेन 17 मई से शुरू होकर 28 मई तक चलेगी। 4 धामों में अयोध्या में रामलला, काशी विश्वनाथ, जगन्नाथ धाम और गंगा सागर धाम के श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। यात्रियों के बजट के हिसाब से किराए को 2 भागों में बांटा गया है। पहली कैटेगरी को स्टैंडर्ड कैटेगरी का नाम दिया गया है, जिसका किराया प्रति यात्री 26,600 रुपए है। तो वहीं दूसरी कैटेगरी कंफर्ट कैटेगरी का नाम इसे दिया गया है, जिसमें प्रति व्यक्ति किराया 31,975 रुपए रखा गया है। IRCTC गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए तीर्थ यात्रा के एक अनूठा पैकेज लेके आया है। 17 तारीख से चलने वाले इस पैकेज में पुरी, गंगा सागर, कोणार्क, वैद्यनाथ, गया, बनारस और अयोध्या के दर्शन करवाए जाएंगे। यह ट्रेन इस बार गर्मियों को ध्यान में रखते हुए 3rd AC में चलाई जा रही है। यात्रा को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, कंफर्ट और स्टैंडर्ड। कंफर्ट कैटेगरी में AC ट्रेन के साथ साथ AC होटल और AC ही बसेस की व्यवस्था की जाएगी, जबकि स्टैंडर्ड कैटेगरी में ट्रेन 3rd AC होगी, लेकिन इसके अलावा जो बसेस और ट्रांसपोर्टेशन है वो नॉन AC रहेगा। यात्रा का कुल खर्च 31,975 तथा 26,660 रखा गया है।
रामलला के दर्शन करने के इच्छुक यात्री IRCTC की वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। IRCTC के मुताबिक 27 मई से पहले पूरी ट्रेन बुक होने की संभावना है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा में 5,23,88,511 रुपए का स्टाम्प घोटाला सामने आया है। ये खुलासा कोष कार्यालय में स्टाम्प के भौतिक सत्यापन में हुआ है। इसके बाद कोष अधिकारी हितेश गौड़ ने कार्यालय के स्टोर इंचार्ज नारायण लाल यादव और स्टाम्प वेंडर आशीष जैन के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है और प्रारंभिक तौर पर नारायण लाल यादव और आशीष जैन सहित 2 अन्य को डिटेन किया गया है। विभागीय कार्यवाही के तहत स्टोर इंचार्ज नारायण लाल यादव को निलंबित कर दिया गया है और इसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही वेंडर के घर से कुछ सामान भी जब्त किया है। मामले में फिलहाल पुलिस से कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। ऑफिसर ने ज्वाइन किया था फरवरी में, तो ट्रेजरी ऑफिसर ज्वाइन करने के बाद फिजिकल इंस्पेक्शन करता है स्टाम्प्स और टिकट्स का। तो उनको प्राइमा फेसी लगा कि जो सिस्टम के अंदर दर्ज स्टाम्प हैं और फिजिकली उपलब्ध स्टाम्प है उसमें कोई अंतर है। उसकी जांच के लिए फिर उन्होंने कमेटी का गठन किया। तो फाइनली उनको जो अंतर सामने आया तो उसके आधार पे पुलिस ने FIR दर्ज करवाई है। तो FIR के बाद जो दोषी कार्मिक है उसको पुलिस ने डिटेन किया है। साथ में संदिग्धता के चलते हुए स्टाम्प वेंडर को भी डिटेन किया है और विभागीय कार्रवाई के तहत इस कार्मिक को निलंबित कर दिया है और इसके खिलाफ विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।